हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का बायोलॉजी। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पोषण क्या होता है और पोषण का प्रकार क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पाचन तंत्र किसका? मनुष्य का, या इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं मनुष्य में पोषण, है ना। मनुष्य में पोषण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या होता है। इन चीजों को समझने से पहले एक चीज हम लोगों को समझना होगा कि हमारा जो शरीर होता है उसकी छोटी इकाई जो होती है कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? कोशिका होगी, ठीक है। बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? उत्तक। यानी कोशिका जो होता है उत्तक का निर्माण करता है, और बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या संगठित होकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। उत्तक जो होगा वो क्या बनाएगा? अंग बनाएगा, ठीक। और बहुत सारे अंग, हमारे बॉडी के बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं? एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्र समझ लीजिए, हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई जो होता है कोशिका होता है। कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है। अब बहुत सारे उत्तकों से मिलकर अंग का निर्माण होता है। बहुत सारे अंगों से मिलकर तंत्र का निर्माण। हमारे शरीर में बहुत तरह के तंत्र पाए जाते हैं जो हमारी हर वर्क करने में, हमारे सारे कार्य करने में इनका बड़ा योगदान होता है। यही करते हैं, है ना। जैसे हमारे पास पाया जाता है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और भी बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र, है ना। तो इसी के बारे में, पूरे तंत्र के बारे में ही 10th क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला जो आता है पाचन तंत्र, ठीक। पाचन तंत्र होता क्या है? तो जनरली पाचन तंत्र क्या होता है उसको समझिए। पाचन तंत्र क्या होता है ना। तो हम लोग जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें बहुत सारे चीज रहते हैं। जैसे खनिज रहता है, हम लोग क्या किए? भोजन ग्रहण किए। भोजन में जो मिलेगा हमको, खनिज मिलेगा, लवण मिलेगा, उसके बाद विटामिन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, और भी बहुत सारे चीज इसमें मिलते हैं, प्रोटीन। ये डायरेक्ट नहीं मिलता। भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, वो विभिन्न क्रियाओं द्वारा पचता है, और पचे हुए भोजन से हमारा जो है अंग, उसमें से ये चीज अवशोषित करता है। खनिज अवशोषित करेगा, लवण अवशोषित करेगा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो पचे हुए भोजन से अवशोषित करता है, तो इसी पूरे क्रिया में जो जो तंत्र यानी जो जो अंग भाग लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। तो अगर इसकी परिभाषा हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, मनुष्य में, मानव में अंगों और ग्रंथियों का ऐसा समूह जो पोषण में सहायता प्रदान करता हो, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं।
सिंपल सा चीज है। समझिए कि मानव में अंगों और ग्रंथियों का ऐसा समूह, ठीक है, जो पोषण में सहायता प्रदान करता है या जिनके द्वारा पोषण संपन्न होता है, संपादित होता है ना, तो उसको कहा जाएगा पाचन तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज ध्यान देने वाली बात है, एक तो यहाँ अंग हो गया और दूसरा ग्रंथि। यानी इस चीज से साबित होता है इस पाचन तंत्र में कुछ अंग शामिल होते होंगे और कुछ ग्रंथियां शामिल होती हैं। ठीक है, क्या शामिल होता है? कुछ अंग शामिल होंगे और कुछ ग्रंथियां शामिल होंगी। आइए उस अंग और ग्रंथि के बारे में जानते हैं। अगर पाचन तंत्र में अंग की बात की जाए, अंग कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होगा वो होगा मुख, मुख या मुख गुहा। ठीक है, दूसरा जो होगा ग्रसनी, तीसरा जो होगा ग्रासनली, चौथा अमाशय, पांचवा छोटी आंत, बड़ी आंत, और मल द्वार। ठीक है, अंग क्या हो गए? मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार। इतने अंग शामिल हुए। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि ग्रंथि कौन सी शामिल होती है। ग्रंथि, कौन कौन ग्रंथि इसमें भाग लेती है पाचन तंत्र में? तो ग्रंथि जो होती है वो कौन कौन सी होती है? पहला जो होगा लार ग्रंथि, दूसरा जो होगा यकृत, और तीसरा जो होगा अग्नाशय। ये तीन प्रकार की ग्रंथियां शामिल होती है। समझ लीजिए कि इसमें जो जो भी पार्ट्स हमारे शरीर के भाग लेते हैं वो कौन कौन से हैं? मुख है, ग्रसनी है, ग्रासनली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मल द्वार है। ग्रंथि के रूप में देखा जाए तो लार ग्रंथि है, यकृत है और अग्नाशय है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि यह मुख क्या होता है, ग्रसनी क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबके बारे में हम लोगों को पढ़ना है ना। शुरू करते हैं मुख से। एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। हमारा भोजन का जो पाचन होता है वो मुख से शुरू होता है, मुख से, और कहां तक जाता है? मल द्वार पे खत्म हो जाता है। भोजन का पाचन जो होगा वो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक खत्म हो जाता है। इस पूरे कुंडली को, यानी मुख से लेकर मल द्वार तक पाचन क्रिया में जो जो भी पार्ट्स आते हैं उसको बोला जाता है आहार नाल। क्या बोला जाएगा? आहार नाल। मुख से लेकर मल द्वार तक जो जो भी पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, जैसे मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार, ये सारे मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं? आहार नाल। सबको एक साथ कर दिया जाए तो ये आहार नाल होता है। यहां से कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है कि आहार नाल की लंबाई क्या होती है। तो आहार नाल की अगर लंबाई की बात करें तो ये 8 से 10 मीटर होता है। यह जो होगा 8 से 10 मीटर होगा। आहार नाल की लंबाई क्या होगी? 8 से 10 मीटर। ठीक है, फिर से समझिए, हमारा पाचन जो होता है मुख से शुरू होता है और मल द्वार पे जाकर खत्म हो जाता है। तो मुख से पाचन शुरू हुआ और मल द्वार के बीच में जो जो भी ये चीजें आ गई, मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार,
इस सबको मिला के क्या कहा जाएगा? आहार नाल कहा जाएगा। और ये आहार नाल की लंबाई जो होगी वो होगी 8 से 10 मीटर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। जो पहला हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है मुख। पहला जो पढ़ना है क्या पढ़ना है? मुख पढ़ना है। अब देखो हम लोग मुख में, या इसको मुख गुहा भी बोला जाता है, मुख गुहा में सबसे पहले क्या पढ़ना है कि इसका वर्ग क्या होता है। सबसे पहला कार्य कि मुख गुहा का वर्ग क्या होता है। तो वर्ग इसका ये है कि ये भोजन को अंतर्ग्रहण, यानी भोजन हम लोग कहाँ पे ग्रहण करते हैं? कोई भी खाना लेते हैं तो हम लोग किसके द्वारा खाते हैं? मुख के द्वारा खाते हैं, है ना। तो इसका पहला कार्य जो होगा भोजन अंतर्ग्रहण। भोजन अंतर्ग्रहण, पहला कार्य भोजन अंतर्ग्रहण। दूसरा कार्य इसका अगर देखा जाए तो ये किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति में श्वास लेने के काम आता है। ये क्या होगा? किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे आपको सर्दी हो गया या आपका जो नाक है वो जाम हो गया या कुछ दामा टाइप का ऐसा बीमारी हो गया, तो उस स्थिति में जहां पर आप नाक से श्वास नहीं ले पा रहे हैं तो आप मुंह से श्वास लेते हैं, है ना। तो इस दो काम इसका हो गया। पहला भोजन का अंतर्ग्रहण करना और किसी विशेष स्थिति में श्वास लेने में। एक बात और भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है ना। यानी अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, उसमें पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो भोजन का पाचन जो होगा यहीं से शुरू होता है। तो एक पॉइंट बना के यहां पर समझ लीजिएगा कि भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा या मुख से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन जो होगा वो क्या से शुरू होगा? मुख गुहा या मुख से आरंभ होगा या प्रारंभ होगा। ठीक है, भोजन पचना यहीं से स्टार्ट करता है, क्योंकि भोजन जब हम लोग करते हैं तो उसमें लार मिल जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो उसको पचाने में मदद करता है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे जब ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यहां से एक स्थिति बन गई। ठीक है, अच्छा पाचन क्या होता है? समस्या ये आता है कि पाचन क्या होता है। ठीक, पाचन होता है, समझ लीजिए, पाचन जो होता है, हम कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं तो बहुत जटिल अवस्था में होता है। भोजन जो होता है वो क्या होता है? जटिल अवस्था में होता है, जहां से हम उसमें उपस्थित विटामिन या मिनरल को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो भोजन जो होता है एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा, जो जटिल भोजन होता है वो सरल कार्बनिक अणुओं में विभक्त हो जाता है ना। जो इस तरह से जटिल भोजन है, इस तरह से बहुत सारे अणु एक ही में जटिल हैं, वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं छोटे छोटे अणुओं में, अलग अलग, जहां से हम लोग की बॉडी को जो जरूरत होता है, जैसे मान के चलिए छोटे छोटे अणु जो छोटे होते हैं, जैसे मान के चलिए विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो चीजें होती हैं, ये जो होगा वो ग्रहण कर लेगा। ठीक है, छोटे छोटे अणुओं में टूटना। तो
तो पाचन क्या होता है, जटिल अणु कार्बन जब छोटे छोटे सरल कार्बन में टूट जाते हैं उसको पाचन कहा जाता है। सिंपल सा चीज है, ये जटिल जो भोजन होते हैं जब छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं जिस क्रिया की वजह से, उस क्रिया को पाचन कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं इसमें क्या होता है। तो आप जानते हैं कि मुख में जो पाया जाता है वो 2-3 गो पार्ट्स पाया जाता है। पहला दांत और जीभ, मेन रूप से दांत और जीभ पाया जाता है। ठीक है, मुख गुहा में जो पाए जाने वाले और भी अंग है वो क्या है, दांत है, जिह्वा है, इसको जीभ भी बोला जाता है ना, जीभ। ठीक, उसके बाद तालु है, तालु। उसके बाद इससे पहले ओठ है, ओठ। ठीक, इस सब के बारे में हम लोगों को जानना है। तो ओठ आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसका वर्क जो होता है वो मुंह को बंद करना होता है। अगर हम ओठ की बात करें, सबसे पहले ओठ के बारे में जानते हैं। ओठ जो होता है इसका कार्य क्या होता है, मुख को बंद करना। दूसरा, उच्चारण में कोई भी लेटर हम बोलते हैं जैसे क, ख, ग, घ, घ, ए, बी, सी, डी, इस सब में ओठ का कहीं ना कहीं यूज होता है। कुछ कुछ अंक ऐसे होते हैं सब जो ओठ के बिना नहीं बोल सकते हैं, है ना। जैसे प हो गया, फ हो गया, प वर्ग का जितना भी होता है वो उसमें ओठ की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये बोलने में भी हमको, उच्चारण में या कह सकते हैं बोलने में, ओठ की जरूरत बोलने में। तो इसका वर्क जो हो गया मुख को बंद करने में और उच्चारण में, दो तरह से इसका वर्क है। ठीक, अब आते हैं दांत। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दांत, दांत से पहले इसके बारे में जान लीजिए, तालु क्या होता है। अगर हम तालु की बात करें तो ये होता है मुख गुहा का सबसे ऊपरी भाग, मुख गुहा का सबसे ऊपरी भाग, मुख गुहा के सबसे ऊपरी भाग को तालु बोला जाता है। सिंपल सा चीज है ना। मुख गुहा का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो तालु होता है। ठीक, तालु का जो वर्क होता है बोलने में होता है, बोलने में या उच्चारण में। जो ओठ का काम है वो भी तालु का काम है, बोलने या उच्चारण करने में तालु का यूज किया जाता है। अगला जो हम लोगों को जानना है वो जानना है दांत। देखिए दांत क्या होता है, दांत को दंत भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम मनुष्य के मुख गुहा में 2 जबड़े होते हैं। क्या होते हैं, 2 जबड़ा। इस जबड़ा में दांत होता है। जानते हैं दांत क्या होता है। दांत जो होता है जनरली मनुष्य में 3 प्रकार का दांत पाया जाता है। मनुष्य में 3 प्रकार का दांत या दंत पाया जाता है। मनुष्य में 3 प्रकार का दंत पाया जाता है। पहला जो होगा उसको बोला जाता है गर्तदंती। गर्तदंती, द्विदंती, द्विव या दीवार दंती। ठीक है, और तीसरा विषम दंती।
गर्त दंती का मतलब वैसा दांत जो मसूड़ा में अंदर तक लगा रहता है। समझ लीजिए, वैसा दांत जो मसूड़ा में लगा रहा है, मसूड़ा वाला दांत है ना। ये जो होता है द्वार दंती या द्विदंती, ये क्या होता है कि वैसा दांत जो 2 बार निकलता हो। इसके बारे में देखो, जो 2 बार निकलता हो। इसको मिल्की टूथ भी कहा जाता है या दूध का दांत, है ना। इसको दूध का भी दांत बोला जाता है। तीसरा जो है विषम दंती, यानी मनुष्य में अनेक प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला चीज समझिए, मनुष्य का जो दांत होता है वो कैसा होता है, गर्त दंती, यानी कि वह मसूड़ा में लगा रहता है। दूसरा दीवार दंती, यानी वो 2 बार निकलता है, एक बार टूट जाता है तो दोबारा फिर वो निकलता है। तीसरा विषम दंती, इसका मतलब यह अनेक प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का, ठीक है। यह जो होता है अनेक प्रकार का होता है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि ये 2 बार निकलता है, तो इसमें से एक होता है अस्थाई और दूसरा होता है अस्थाई। एक अस्थाई दांत होता है जो शैशव अवस्था में या बचपन में निकलता है, जिसकी संख्या 20 होती है। जिसकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। 20 की संख्या में यह अस्थाई दांत निकलता है, ठीक है। इसको मिल्की टूथ भी बोला जाता है, दूध का दांत। यह एक बार टूट जाता है तब निकलता है अस्थाई, जिसकी संख्या होती है 32। अस्थाई दांत जो होता है 32 की संख्या में निकलता है, जो टूटने के बाद वापस नहीं आता है, ठीक। विषम दंती जो होता है, यह अनेक प्रकार का जो होता है, वो क्या क्या होता है उसके बारे में समझिए। यहां तक आप समझ गए। गर्द दंती, मनुष्य का जो दांत होता है वो कैसा होता है, गर्द दंती, यानी जो मसूड़ा में लगा रहता है। दीवार दंती जो 2 बार निकलता है। विषम दंती जो अनेक प्रकार का होता है ना। ये 2 बार अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई 20 को निकलता है, जो बचपन में हम लोगों का दांत निकलता है। अस्थाई 32 को, ठीक है। अब आते हैं विषम दंती क्या होता है। अगर हम विषम दंती की बात करें, विषम दंती, विषम दंती क्या है, तो ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं हम लोगों में। अगर वर्ग के अनुसार देखा जाए, कार्य के अनुसार, तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। वो इस प्रकार से हैं, कृंतक, रदनक, तीसरा जो है कृंतक, रदनक, इसके बाद अग्रचवर्णक, चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इनका अलग अलग कार्य है। क्या है, इनका अलग अलग कार्य है। कृंतक का कार्य क्या है, यह काटने का काम आता है, काटने का कार्य। अगर हम कहें कि मनुष्य में जो दांत है उसमें काटने वाला दांत क्या होता है, तो कृंतक। दूसरा रदनक, इसका काम है फाड़ने का, फाड़ने का या कुतरने का। ठीक है, यानी अगर हम फाड़ने की बात करें या कुतरने के लिए हम किस दांत का यूज करते हैं, रदनक की। ठीक है, और इन दोनों का जो कार्य है ये है चबाने का। अग्रचवर्णक और चवर्णक, इन दोनों का कार्य चबाने का है। ठीक है, इनकी अगर हम संख्या देखें
तो इस तरह से इसके संख्या निकाल सकते हैं। यह ऊपर में 2 होता है और नीचे में भी 2 होता है। रदनक जो होता है ये 4 होता है। रदनक जो होता है 2 होता है। ये जो होता है ये भी 4 होता है और ये 6 हो जाता है। ठीक है, चौर्णक 6। याद रखिए, कृंतक की संख्या 4, रदनक की संख्या 2, अग्र चौर्णक 4, चौर्णक 6। एक जबड़े में ऊपर या नीचे, ऊपर में भी इतना होगा और नीचे में भी इतना होगा। अगर इसकी सूत्र की बात करें तो याद रखना है, इसी क्रम में ये सूत्र जो होता है इस तरह से होता है 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3। इसका मतलब हुआ ये जो हुआ ऊपर के लिए हुआ यानी, और ये नीचे के लिए, ये ऊपर वाले जबड़े के लिए और ये नीचे वाले जबड़े के लिए। और गुना इससे किससे कर देना है, 2 जबड़ा है तो 2 से। ठीक है, यानी अगर कृंतक की बात करें तो 2 दूनी 4 गो, रदनक की बात करें तो 2 गो, अगर चौर्णक की बात करें तो 4 गो और चौर्णक की बात करें तो 6 गो। ये ऊपर वाला जबड़ा में और नीचे वाला जबड़ा में भी इतना ही है, 4 2 4 6, है ना। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, इसकी संख्याओं को। ये तो हुआ इसका वर्ग। अब इसकी बनावट की अगर बात करें तो दांत में सबसे ऊपरी चमकीला परत को इनेमल बोला जाता है। दांत के सबसे ऊपरी चमकीला परत, दांत का सबसे ऊपरी चमकीला परत को इनेमल कहा जाता है। जो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। जो मानव शरीर का क्या होगा, सबसे कठोर तत्व होगा। ठीक है, फिर से समझिए, दांत का सबसे ऊपरी चमकीला परत जो सबसे कठोर होता है उसको इनेमल बोला जाता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दांत में क्या होता है। आगे देखते हैं। आगे इसमें एक पॉइंट आता है दंत क्षय। दंत क्षय के बारे में समझिए कि यदि हम कोई भी पदार्थ खाते हैं, जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम या कुछ ऐसा पदार्थ जो खाने के बाद हमारे दांत में चिपक जाता है, अच्छा से साफ नहीं कर पाते हैं तो हमारे दांत में चिपक जाता है और रासायनिक अभिक्रिया का, ठीक है, चॉकलेट, आइसक्रीम, मिठाई, इस तरह की कोई वस्तुएं खाएं जिसमें चीनी की मात्रा हो, शुगर की मात्रा हो, तो ये खाने के बाद क्या होता है, इसका कुछ अंश हमारे दांत में चिपक जाता है और चिपकने के बाद क्या होता है कि चीनी में उपस्थित बैक्टीरिया हमारे दांत से रासायनिक अभिक्रिया कर वह उसको क्षय कर देते हैं, यानी हल्का सा उसमें बिल कर देते हैं जिससे वो झड़ जाता है। इसी को कहा जाता है दंत क्षय। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। ये बार बार क्रियाएं होती रहती है, इसकी वजह से हम लोगों का दांत जो होता है टूट जाता है या झड़ जाता है। ठीक, ये था दंत क्षय। अब आते हैं अगला जो हम लोग का था वो था जीभ।
इसको जीवा बोला जाता है। जीवा क्या होता है, या जीव। अगर जीव की बात करें तो यह एक प्रकार का मांसल है ना। मांसल रचना का मतलब कि ये मांस का बना हुआ एक रचना होता है जो हमारे मुख गुहा के सेंटर में निचले भाग पर यानी फर्श पर मौजूद रहता है। ठीक है, जो हमारे मुख गुहा के सेंटर में बीच में निचले भाग पर है ना, फर्श पर रहता है। अगर इसकी कार्य की बात करें, कार्य इसका क्या क्या है, तो आप समझो जीव का वर्क हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला वर्क जो है इसका है स्वाद का पता लगाने में। स्वाद का पता लगाने में, स्वाद का पता लगाने में। दूसरा कार्य इसका जो होगा वो इस तरह से होगा। आप देखते हैं कोई भी भोजन को निगलने के लिए हम जीभ का यूज करते हैं। ठीक है, तो भोजन को निगलने में, भोजन को निगलने में, भोजन को निगलने में जीभ का यूज किया जाता है ना। ये दो वर्क इसका। ऐसे तो और भी वर्क है, उच्चारण में भी इसका यूज है। उच्चारण में, ऐसे कह सकते हैं बोलने में, उच्चारण में या बोलने में भी इसका पता मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। अब समझिए, ये तो सिंपल है भोजन निगलने में, उच्चारण में। लेकिन अगर हम स्वाद की बात करें तो स्वाद का पता कैसे लगेगा। तो स्वाद का पता लगाने के लिए हमारे जीभ पे स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, जीभ पर स्वाद कलिका पाई जाती है। ठीक है, जीभ पर स्वाद कलिका पाई जाती है। तो भाई स्वाद कैसा कैसा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है और खट्टा होता है। तो कैसे पता चलेगा कि मीठा है, कैसे पता चलेगा खट्टा है, जीभ के किस भाग से हमको ये सब पता चलता है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें अगर देखिए देखा जाए तो देखिए जीभ के अगले भाग से, जीभ के अगले भाग से मीठा स्वाद का पता चलता है। मीठा स्वाद का पता चलता है, यानी मीठा स्वाद का अनुभव जो होता है वो जीभ के अगले भाग से होता है। दूसरा देखा जाए तो क्या होगा कि जीभ के पिछले भाग, जो लगभग, जीभ का पिछला भाग जो लगभग कंठ के पास होता है, जीभ के पिछले भाग से, जीभ के पिछले भाग से हमको किस चीज का पता चलेगा, कड़वा स्वाद का पता चलेगा। ठीक है, और जीभ के साइड से, बगल से हमको किस स्वाद का पता चलता है, खट्टा स्वाद का। जीभ के बगल से
खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। जीभ के बगल से खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये था मुख गुहा। आज हम लोगों ने पाचन तंत्र देखा, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं उसके बारे में देखा, और उसमें से एक अंग मुख गुहा के बारे में हम लोगों ने जाना कि मुख गुहा में क्या क्या होता है। तो मुख गुहा में लिप्स होता है, जीभ होता है, दांत होता है और तालु होता है, और उन सब के बारे में डिटेल से समझा। दांत क्या होता है, जीभ क्या है, वर्क उन लोगों का क्या है, कैसे हमारे शरीर में वो वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ग्रसनी, ग्रास नली और जो बच गए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने से पहले वाला वीडियो देखना जरूरी है, तभी ये समझ में आएगा कि ये पोषण का ही पार्ट है। मनुष्य में पोषण जो होता है कैसे होता है मानव में, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।